हेलो। आज से मैं आपको एनसीईआरटी की भूगोल की किताब क्लास 7 की पढ़ाऊँगा। क्लास 7 की भूगोल की। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 के भूगोल की किताब में जो भी चैप्टर थे वो सारे चैप्टर आपको समझा दिए। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने में रहेगा। तो इसमें जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं आपके 9 रहेंगे। तो उसमें से आज पहला चैप्टर है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, उसको पढ़ेंगे। ठीक। और एनवायरनमेंट में या इन चैप्टरों में जो जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उन्हीं को समझाऊंगा। बाकी जैसे ये जो दिया हुआ है ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण क्या होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरण क्या होता है, उसके बारे में लैंग्वेज परिभाषा दी हुई है एक तरीके से। तो यहाँ क्या लिखा है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जीवित प्राणी, उसके चारों ओर अन्य लोग मिलते हैं, स्थान होते हैं, मतलब कि कहीं पर नदी है, कहीं पर कोई बिल्डिंग है, वस्तुएं मतलब कि कोई भी सामान हो सकता है, एवं प्रकृति मतलब कि जैसे पेड़ पौधे ही लगे हुए हैं और दूसरे जीवित जंतु हैं। इन सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, पर्यावरण कहा जाता है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो पर्यावरण जो होता है वो प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। तो पर्यावरण अगर सिंपल भाषा में समझें तो पर्यावरण किसे कहते हैं कि जैसे आप हो या मैं हूँ, तो आप स्वयं को अपने लिए, स्वयं को छोड़कर आपके आसपास जो भी चीज़ दिख रही है, चाहे वो आपका घर हो या ये बुक भी है या फिर कोई आपके रिश्तेदार है, ये सभी किस में आते हैं, आपके पर्यावरण में। ठीक है। तो ये पर्यावरण में क्या है कि आप अपने आसपास देखोगे तो पेड़ पौधे हैं तो वो प्राकृतिक पर्यावरण है, नदी है तो प्राकृतिक पर्यावरण है, वायु है तो प्राकृतिक पर्यावरण है। अब उसमें मानव निर्मित पर्यावरण क्या दिख रहा है आपको चारों ओर, तो जैसे ये बुक है, ये पेंसिल है, ठीक, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति होती है तो उसमें क्या है कि दोनों तरीके के जो है परिस्थितियाँ रहती हैं। कैसे, एक तो जीवित जीवित भी पर्सन्स होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में। जीवित कैसे, अन्य कोई जंतु है या मानव है तो वो प्रकृति ने ही बनाया है और वो प्राकृतिक पर्यावरण का जीवीय घटक हो गया। इसी तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण में अजीवीय घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई रॉक है, मिट्टी है, और ये चीज़ें कैसी होती हैं आपकी, आजीवित चीज़ें होती हैं। तो आजीवीय भी आजीवीय भी क्या है, प्रकृति ने बनाए हुए घटक। ठीक। नेक्स्ट के दिया है, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या देखा जाता है कि मानव के द्वारा जो परस्पर क्रियाएं होती है, परस्पर क्रियाएं कैसे, जैसे मानव एक स्वयं अकेला रह के तो जिंदगी गुजारता नहीं है, वो क्या है कि एक परिवार में रहता है। परिवार में जो आपस में जो घटनाएं घटती हैं उनकी, तो वो भी किस में आता है, प्राकृतिक पर्यावरण में। समुदाय में रहता है, किसी धर्म का पालन करता है। ठीक है। जैसे कि मैं अभी एक काम कर रहा हूँ कि आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी क्या, प्राकृतिक पर्यावरण का ये एक भाग है। उनकी गतिविधियाँ हैं, मानव जो है जो भी गतिविधि करता है तो वो आ जाएगा इसमें। उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं कैसे, जैसे ये पेंसिल मानव ने बना दी तो ये भी क्या है, आपके प्राकृतिक पर्यावरण में आएगा। ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण का यहाँ पर और दिया हुआ है कि ये शब्द की उत्पत्ति कैसे होगी। पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट, शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इनवायरोनेर या इनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो पर्यावरण का मीन्स क्या होता है, पड़ोस। तो यही आपको बताया जा रहा है कि आप अपना स्वयं को छोड़कर जो आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं तो वो आपके लिए क्या हो गई, एक तरीके से पड़ोस हो गई, और उन सबको ही क्या बोला जाता है, आपका पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ शब्द और आए थे। एक है यहाँ पर जीवीय और आजीवीय। तो जीवीय क्या होते हैं, सजीव प्राणियों का संसार। सजीव मतलब कि जो कि जीवित हैं, स्वयं से क्रियाएं करते हैं, स्वयं से खाना खाते हैं या मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं तो ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे पादप है एवं जंतु।
अजीवीय क्या होते हैं? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। निर्जीव पदार्थ मतलब जैसे ये स्थल है, पेंसिल है, ये क्या है? निर्जीव है। ये ना तो स्वयं से कोई वर्क करेगी, ना ये श्वसन करती है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक हैं तो उसमें कौन कौन से घटक आते हैं? एक आते हैं प्राकृतिक, तो जो प्रकृति ने जो पर्यावरण निर्माण किया है। फिर आएगा आपका मानव, तो मानव के द्वारा जो पर्यावरण में जो घटनाएं घटित होती हैं वो। फिर है मानव निर्मित, तो मानव ने जिन चीज़ों का निर्माण किया है वो इसमें आता है, ठीक। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक। प्राकृतिक में क्या क्या आएगा? एक आएगा जलमंडल। तो जल मंडल, जल से रिलेटिव जो भी आपकी चीज़ें होंगी, जैसे कि नदी है, सागर है, महासागर है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है? जलमंडल के अंतर्गत, ठीक है। प्राकृतिक जलमंडल के अंतर्गत। वायुमंडल, जो आपको जो वायु दिखती है, गैस है, वो इसके अंतर्गत आएगी। स्थलमंडल, तो स्थल पर उपस्थित जो संरचना है, जैसे कि रॉक्स है, मिट्टी है, और आपके पहाड़ हैं, या फिर सागर के जो सागर होता है उसका तली होती है वो है, तो ये किस में आएंगे? आपके स्थलमंडल में। एक है सजीव मंडल या जैव मंडल। तो सजीव या जैव मंडल क्या होता है? जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, जिन जगहों पर ये तीनों मंडल मिलते हों, और साथ ही साथ में क्या है कि इस तरीके की कंडीशन क्रिएट करते हो कि वहाँ पर जो है लाइफ, जंतु और पादपों के लिए कैसे हो? आसान हो। तो वहाँ कौन सा आपका मंडल बनता है? जैव मंडल, जीवित लोगों का मंडल, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं पर्यावरण के घटक में मानव घटक। तो मानव घटक में क्या क्या है? जैसे कि एक मानव अकेला भी है तो वो भी एक पर्यावरण का घटक है। फिर क्या, मानव जो एक परिवार के साथ में रहता है, तो ये जो परिवार है वो भी क्या है? पर्यावरण के घटक है। समुदाय के रूप में भी रहता है मानव, ठीक है। धर्मों का पालन करता है, तो धर्मों में अलग अलग धर्मों के लोग भी हैं, तो वो भी क्या है? पर्यावरण के घटक है। शैक्षिक कार्य कर रहे हैं, कोई आर्थिक गतिविधियाँ हैं, और कोई देश है, तो ये भी क्या आपके पर्यावरण के घटक है। नेक्स्ट दिया है मानव निर्मित। तो मानव ने इनमें तो क्या है कि जो मानव स्वयं से क्रियाएं कर रहा है वो सभी आ रही है इसमें। जैसे धर्म में क्या है? क्रिया कर रहा है मानव, ठीक। अब इसमें क्या है? मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या है? मानव ने जो अलग अलग घटक हैं उनका निर्माण किया है, वो भी क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मानव निर्मित हैं, और साथ ही साथ क्या है? पर्यावरण के घटक हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक होते हैं, प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। उसके बाद में प्राकृतिक में भी ये 4 घटक हैं, और मानव में जो आपके घटक हैं तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं, और घटक 7, और मानव निर्मित इसमें काफ़ी और भी घटक होते हैं, जैसे कि इसमें जहाज भी आ जाएगा, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक। अब देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण के कितने घटक बताएं? यहाँ पर 4 घटक। तो इसमें दिया है सबसे पहले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो भूमि मतलब कि स्थलमंडल की बात हो रही है, जल मतलब जलमंडल, वायु वायुमंडल, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मतलब कि जैव मंडल, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। ये क्या है? क्लास 6 में इनके बारे में डिटेल में दिया गया है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तत्वों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी है उसके जो ऊपरी भाग है तो वो कैसा होता है? ठोस होता है। ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? स्थलमंडल कहा जाता है। जैसे कि जिस जगह पर आप बैठते हो या जहाँ पर आप चलते हो, बिल्डिंग का निर्माण है, तो वो जो भूमि है उसी को क्या कहा जाता है? आपका स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। तो ये किससे बना हुआ? चट्टानों एवं खनिजों से, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। और ये क्या? मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो जो आपका स्थलमंडल होता है उसमें अलग अलग प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि। ये सब मिलकर क्या करते हैं? स्थलमंडल का निर्माण करते हैं। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों पर तो मिल ही रही है। महाद्वीप क्या होते हैं आपके? एक तरीके से वे स्थल जो वे स्थान जो कि क्या है?
कठोर परपटी से बने हुए, और साथ ही साथ में क्या है कि वहाँ पर जल की मात्रा कम है। अब ये महासागरों में आपका जो है स्थलाकृति कैसे मिलती है, तो जैसे ये कोई सागर है, उसका जो ऊपरी भाग है और ये क्या है, जल। अब ये सागर में यहाँ पर तो ये कोई ठोस भाग नहीं है, लेकिन सागर का जो निचला भाग होगा, उसकी जो तली होगी, तो वो कैसी होगी, वो तो आपकी कटोरी होगी। तो ये जो कठोर भाग है सागर का या जलीय संरचना का नीचे वाला, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, आपका स्थलाकृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है। तो स्थलमंडल कैसा क्षेत्र है जो कि हमें क्या करता है, वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि देता है। ठीक है। जैसे वन है तो वो कहाँ पर है, स्थलमंडल पर ही है। कृषि का कार्य होता है वो स्थलमंडल पे ही होता है, और मानव अपनी बस्तियाँ बसाता है तो वो स्थलमंडल पे ही, और पशुओं को चरने के लिए चारा भी कहाँ पर मिलता है, स्थलमंडल पे ही। ठीक। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं तो वो भी कहाँ से निकाले जाते हैं, स्थलमंडल से ही खनन करके निकाले जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट दिया है आपका, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जल की मात्रा अधिक हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, आपका जलमंडल कहा जाएगा। जलमंडल में ज़रूरी नहीं है कि आपका ओशियन है, महासागर हो या सागर हो या नदी कोई गिना जाए। जल जिस भी स्थान पर मिलता है, जैसे कि मान लीजिए एक पहाड़ है और पहाड़ पे क्या है, यहाँ पर हिमानी, हिमानी मतलब बर्फ़, तो जल यहाँ पर क्या है, ठोस मात्रा में मिल रहा है, तो ये भी क्या है, जलमंडल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से जो आपकी हवा होती है, वायु होती है, तो वायु में जो नमी होती है, तो वो नमी भी क्या है, आपके जलमंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो जलमंडल इन चीज़ों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जलमंडल क्या है, सभी प्राणियों के लिए कैसा है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, वायु की परत फैली हुई है। इन मंडलों के बारे में 6 क्लास में भी आपको डिटेल में बताया जा चुका है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया है। तो पृथ्वी के चारों ओर क्या होती है, जो हवा होती है, वायु होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, आपका वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब आप ये कहोगे कि जैसे कि वायु है, तो वायु तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी ओर गति करता रहता है, गति करती रहती है। तो अब जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से क्या है, वायु। अब जब ये वायु जो है चारों ओर गति करती रहती है, तो क्या होना चाहिए कि वायु को पृथ्वी का भाग छोड़कर अन्य जगह पर चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर से क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस वायु को पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़कर जाने नहीं देता है, और सभी वायु क्या पृथ्वी के क्षेत्र से बंधी हुई रहती है। ठीक। अब ये वायुमंडल क्या करता है, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी से हमें बचाता है, साथ ही साथ में हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। हानिकारक मतलब पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो सूर्य से इस तरीके से पराबैंगनी किरणें आती हैं, तो वो क्या होती है, वायुमंडल उनको इस तरीके से क्या कर देता है, वापस कर देता है, रिफ्लेक्ट, अंदर पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देता है। वायुमंडल अपने अंदर ही प्रवेश नहीं करने देता है, वापस कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो वायुमंडल में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, गैसें होती हैं उसमें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। धूलकण होते हैं, धूलकण आप जानते हो जो धूल उड़ती है वही, और जलवाष्प भी आपके वायुमंडल का घटक होती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौसम या जलवायु में परिवर्तन किस वजह से होता है, तो वो किस वजह से होता है, अगर आपका वायुमंडल में कोई परिवर्तन हुआ तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। अब जैसे वायुमंडल में क्या है, नमी ज़्यादा है, तो नमी ज़्यादा होने पे क्या है, मौसम आपका कैसे हो जाएगा, बारिश का, बरसात का मौसम हो जाएगा। वायुमंडल में नमी कम है और जो वायु है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मौसम कैसे हो जाएगा, गर्मी का हो जाएगा। ठीक है।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो एक और मंडल था जैव मंडल। तो जैव मंडल का निर्माण कैसे होता है कि जो पादप होते हैं और जीव जंतु होते हैं, इस जैव मंडल में क्या है, जीवित जो भी घटक है उनको ही सम्मिलित किया जाता है। तो पादप भी जीवित होते हैं, जीव जंतु भी। तो ये दोनों ही मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है। संकीर्ण मतलब कि एक इस प्रकार का क्षेत्र है जो कि हर जगह पर उपस्थित नहीं है, कहीं कहीं पर ही उपस्थित है। क्यों? क्योंकि जो जीवन के लिए आवश्यक 3 घटक हैं, तो वो क्या है, सभी जगह पर नहीं मिलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जैव मंडल बनाया गया एक। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्थल मंडल भी है, जल मंडल भी है और वायुमंडल भी है, तीनों मिल रहे हैं यहाँ पर। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो है जीवन के लिए क्या है, अनुकूल परिस्थितियाँ। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, जैव मंडल का निर्माण हो रहा है। लेकिन वहीं आप देखोगे कि जैसे पहाड़ पर ऊपरी भाग पर पहुँच जाए तो वहाँ पर क्या होगा, स्थल मंडल तो है लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं है कि वहाँ पर जो है पादप जो है ग्रो कर सकें, जीव जंतु वहाँ पर आराम से रह सकें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल की जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन नहीं रहेगी। दूसरा, स्थल मंडल जो मिल रहा है वो क्या है, समतल नहीं है। तीसरा, वहाँ पर जलमंडल की उपस्थिति क्या है, ना के बराबर होगी। तो इस वजह से क्या है कि जहाँ पर ये तीनों मंडल मिलते हैं उस जगह पर जैव मंडल का निर्माण होता है। और ये जो तीनों मंडल जो है पृथ्वी के हर भाग पर नहीं रहते हैं। इस वजह से क्या है, ये जो जैव मंडल है वो कैसा है, एक संकीर्ण क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलता है, कम जगहों पर मिलता है। जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव करते हैं। तो इस जैव मंडल में क्या है, स्थल भी होना चाहिए और ये सारे जो घटक है, स्थल, जल और वायु, तीनों इस कंडीशन में होना चाहिए जो कि लाइफ को, जीवन को सपोर्ट करे। ठीक। नेक्स्ट क्या है, परितंत्र। तो परितंत्र क्या होता है, तो यहाँ पर एक आपको जो है परिभाषा भी दी हुई है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। परितंत्र क्या होता है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तो क्रिया कर ही रहे हैं। जैसे मानव है तो मानव मानव के साथ में कि किन्हीं चीज़ों के लिए वो दूसरे मानव पर निर्भर करेगा कि खाने के लिए चीज़ चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए तो वो पादपों पर निर्भर कर रहा है। जीवित घटक में उसे परिवहन करना है तो जैसे जंतुओं पर निर्भर कर रहा है परिवहन के लिए, इस तरीके से। तथा पर्यावरण के उन भौतिक, और पर्यावरण के भौतिक मतलब कि जो कि जीवित भी ना हो, जीवित घटक ना हो, लेकिन फिर भी वो उनका क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। जैसे मिट्टी का उपयोग करेगा घर बनाने के लिए। एवं रासायनिक, तो पर्यावरण में रासायनिक जो कारक है उनका भी उपयोग करेगा। तो इन सभी का जो है, सभी जो जीवित हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो ये क्या, इस तरीके से जीवित जो पर्सन्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, एक कनेक्शन होता है। उसी को क्या बोला जाता है, परितंत्र कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जो भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं और मानव स्वयं भी, तो अपने जो आसपास जो उसका पर्यावरण होता है उस पर वो क्या होते हैं, आश्रित मतलब कि निर्भर करते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। तो जैसे मानव क्या है, पेड़ पौधे पर निर्भर है और कई बार पेड़ पौधों भी मानव पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि जैसे मानव भी क्या करता है, पेड़ पौधों को ग्रो करने में सहायता देता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। तो ये जो जीवधारी आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे क्या, एक परितंत्र का निर्माण होता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में दिया आपका मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। जो मानव है तो उसके आसपास के जो भी उसे जीवित और अजीवित घटक होते हैं तो उनके साथ में वो क्या करता है, क्रिया, और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है।
आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कैसे करता है कि जैसे उसे आजीविक घटक दिख रहा है कि एक भूमि है, अब भूमि पर वो क्या करेगा, उसमें परिवर्तन कर देगा कि अगर वो सपाट मैदान है तो कभी उस पर क्या करेगा, घर बना लेगा, तो उसमें परिवर्तन करके अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर देगा। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। प्रारंभ में जो मानव था उसने क्या किया था कि जैसी प्रकृति है उस प्रकार से वो स्वयं भी ढल गया था। लेकिन आज के टाइम पर जो मानव है उन्होंने क्या किया है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में चेंज किया है, आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में चेंज करता जा रहा है। ये नहीं है कि प्रकृति जिस प्रकार से है तो उस अनुसार मानव नहीं बदल रहा है ज़्यादा, ठीक है। उनका जीवन सरल था, तो जो पहले के जो प्रारंभिक मानव थे, मतलब कि जिनको आदि मानव बोला जाता है, तो उनका जीवन क्या था, सरल था। उनकी आवश्यकताएं क्या थी, बहुत ही कम। उन्हें क्या चाहिए, भोजन चाहिए था, रहने के लिए जो है आवास चाहिए था, बस। लेकिन आज के टाइम पर भोजन भी चाहिए, रहने के लिए आवास भी चाहिए, या मनोरंजन के लिए साधन चाहिए, परिवहन के लिए भी साधन चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। तो आज के टाइम पर काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मानव को आवश्यक है, ठीक। आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी पहले के मानव की। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। तो मानव ने जैसे जैसे मानव बढ़ता समय बीतता गया, तो उसने अब अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढालने की बजाय ऐसे कार्य सीखे जिससे कि वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकें। उसने फसल उगाना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, ठीक। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है कि ये इस प्रकार की पद्धति होती है, यहाँ पर दिया भी है वस्तु विनिमय पद्धति। यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। तो वस्तु विनिमय क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास क्या है कि अत्यधिक मात्रा में गेहूँ है, क्या है, गेहूँ, और उससे क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, उसके पास कपड़ा नहीं है। कोई दूसरा पर्सन है, उसके पास क्या कपड़ा बहुत है लेकिन खाने के लिए गेहूँ नहीं है। तो ये दोनों पर्सन्स क्या करेंगे कि एक पर्सन जाएगा और वो जो है कपड़े वाले के पास गेहूँ उसे दे देगा, उसके बदले में इससे क्या कर लेगा, कपड़ा ले लेगा। तो ये होती है वस्तु विनिमय पद्धति, जिसमें क्या है, पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार की धनराशि का उपयोग नहीं हुआ, बल्कि वस्तुओं को ही आपस में अदला बदली कर दी गई, ठीक है। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य विकास हुआ। तो ये मानव बाद में करता गया। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बड़े पैमाने पर अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति मतलब कि जो कारखाने होते हैं, कल कारखाने वगैरह, तो उनमें जो है ज़्यादा से उनमें मशीनें अच्छी से अच्छी लगाई गई और जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। तो ये सब मानव ने बाद में किया है। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। एक सूचना क्रांति आई। सूचना क्रांति मतलब कि जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई सूचना चाहिए तो आप क्या करते हो, नेट पर जाते हो और विश्व के किसी भी स्थल की कोई सूचना चाहिए आप उस चीज़ को निकाल सकते हो, ठीक। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज व सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो ये तो क्वेश्चन है, तो आप इसको स्वयं से समझकर और आंसर आप खुद ही समझ लीजिएगा। और वैसे अगर ये देखा जाए तो रसीला तरबूज क्यों खाना पसंद करते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, बॉडी में पानी की कमी होना शुरू होती है। और जो कि रसीला तरबूज है, तो रसीला वैसे ही नाम लिखा है, तो ये क्या एक तरीके से पानी की कमी भी हमारी बॉडी की दूर करता है, ठीक है। भुनी हुई मूंगफली क्या करती है सर्दियों में, तो सर्दियों में जो मूंगफली होती है भुनी हुई, वो क्या करती है, हमारे शरीर को गर्माहट देती है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच यही संतुलन होना चाहिए। तो जो ऊपर जो संतुलन दिया गया था उस प्रकार से संतुलित रहना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। मतलब क्या है कि मानव जो है पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहे, उसका जो प्रकृति है, पर्यावरण में जो प्रकृति है उसमें ज़्यादा चेंजेस ना लाए। अगर जैसे जैसे ज़्यादा चेंजेस लाता जाएगा तो फिर प्रकृति भी क्या करेगी कि वो स्वयं को उस स्थान पर क्या है, नष्ट करने की कोशिश करेगी, या फिर जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है उसी कारक को वो
प्रकृति भी बाद में हानि पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो है 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। इसके बाद में सेकंड चैप्टर, थर्ड, तो ये 7th क्लास की बुक करवाऊँगा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितना मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ये टिक मार्क्स दिए हुए हैं, सही जोड़ियाँ हैं, ये कारण है। तो इन चीज़ों को भी आप जो है चैप्टर समझने के बाद में आप इन चीज़ों को कर लीजिए करिए। ठीक है।